जय हिंद दोस्तों। ये मेरा आज पांचवा वीडियो है और इसमें हम चर्चा करेंगे आज एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो कि विश्व की अनेक सभ्यता जैसे कि नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन सभ्यता से भी बड़ी सभ्यता उभर कर आई और एक भारत के लिए एक आगामी क्रम में एक बेहतर नगर नियोजन का पथ प्रदर्शक बनी। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसमें हम यदि बात करें सभ्यता के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका उद्गम कैसे हुआ, इसके शुरुआती साक्ष्य किस आधार पर प्राप्त किए गए। सबसे पहले यदि बात करें हम तो सन 1826 में चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश व्यक्ति होते हैं। उनके द्वारा इस सिंधु सभ्यता वाले क्षेत्र का दौरा किया जाता है, बट उनको कोई जानकारी प्राप्त ज़्यादा इस बारे में नहीं होती इस सभ्यता के बारे में। लेकिन उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है नैरेटिव जर्नी। उस पुस्तक में वो अपने इसके जो कुछ अनुभव इस दौरान उन्होंने किए, कुछ साक्ष्य देखे, उसके बारे में जानकारी देते हैं। अर्थात ये पुस्तक आगामी क्रम में एक सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का आधार बनी और आगामी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों के लिए ये पुस्तक एक पथ प्रदर्शक बनी। इसके अगले क्रम में यदि हम देखें, दूसरा नाम सन 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम आता है। वो तो पुरातत्व विभाग के व्यक्ति थे, लेकिन इससे पहले हम चर्चा करेंगे दो इंजीनियर बंधुओं की। उनको हम बर्टन बंधुओं के नाम से जानते हैं, जैसे कि एक का नाम था जेम्स बर्टन और एक विलियम बर्टन। इन दोनों के द्वारा पाकिस्तान का क्षेत्र कराची और लाहौर, इन दोनों के बीच एक रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था। ये दोनों इंजीनियर थे पेशे से, तो उनको कुछ ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पर वो ईंटों के माध्यम से इतना समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर कोई सभ्यता विकसित हुई होगी। तो वो उन ईंटों का प्रयोग अपनी रेल लाइन में कर लेते हैं, लेकिन उस सभ्यता का इतना साक्ष्य उनको प्राप्त नहीं होता है। इसके अगले क्रम में बात आती है सन 1856 की, जिसमें कि अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एक पुरातत्वविद व्यक्ति होते हैं, वो इस सभ्यता का दौरा करते हैं और इसमें कुछ जानकारी जुटाते हैं, लेकिन वो भी इस तरीके से प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके अगले क्रम में बात आती है सन 1921 की, और 1921 का ऐसा समय था कि उस समय जो भारत के पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे सर जॉन मार्शल थे। तो उनके नेतृत्व में दो व्यक्तियों को, एक राय बहादुर दयाराम सायनी और राखलदास बनर्जी को हड़प्पा कालीन स्थल पर भेजा जाता है और उसकी खुदाई करवाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ही एक विस्तृत सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव होता है। अर्थात एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि किसके नेतृत्व में खुदाई की गई, सर जॉन मार्शल, और किसने की सबसे पहले, किनको साक्ष्य मिले। तो एक राय बहादुर दयाराम सायनी इन्होंने की, एक राखलदास बनर्जी, इन दोनों की बात आती है। अब ये तो बात हो गई इसका इतिहास की, कैसे इसकी प्राप्ति हमको हुई, कैसे इसके साक्ष्य मिले। शुरुआत में इसके कुछ कम ही साक्ष्य मिले, लेकिन वर्तमान में 1000 से लगभग ऊपर इसके साक्ष्य हैं, जिसके सर्वाधिक साक्ष्य भारत में, उसके बाद पाकिस्तान, और मात्र 2 साक्ष्य जो कि अफगानिस्तान में है। इसका विस्तार भारत में भी आपको पता है कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। इसके साथ ये 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में विस्तृत है। अब बात करते हैं इसके विस्तार के बाद इसकी समय सीमा की। यदि हम इसकी समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा के बारे में अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जानकारी मिलती है, तथा इतिहासकार भी इससे मतभेद रखते हैं। कुछ इतिहासकारों के द्वारा 2500 BC से 1700, 3200 से यहाँ तक कि 2000 BC इसकी तिथि बताई गई है। लेकिन सरमन C14 पद्धति, अर्थात कार्बन की एक ऐसी पद्धति जिसमें अवशेषों के आधार पर, जीवाश्म के आधार पर इसकी समय सीमा को सटीकता से जानकारी प्राप्त की जाती है। तो C14 पद्धति, जो कि उस समय डीपी एक व्यक्ति होते हैं, डीपी धर नहीं, लेकिन उनका नाम भूल रहा हूँ, डीपी नाम से एक व्यक्ति होते हैं, उनके समय में इस C14 पद्धति के द्वारा इसकी समय सीमा का निर्धारण किया गया, जो कि सर्वमान्य थी 2400 से 1750 मानी गई है। ये तो इसकी तिथि के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं इसके विस्तार की। इसका विस्तार आपको पता है, जैसे कि 3 देशों और भारत के राज्यों में मैं आपको बता चुका हूँ,
लेकिन इसके विस्तार की हम उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की बात करें यदि, सबसे पहले हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर। तो पूरब में आपको पता है कि एक आलमगीर स्थान होता है जो कि हिंडन नदी के किनारे है, जो कि वर्तमान में मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस पूरब से पश्चिम जो कि सुतको गैंडोर अभी बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि दास नदी पर स्थित है। पश्चिम में विस्तार अर्थात ये पूरब से पश्चिम विस्तार हो गया। इसकी लंबाई की बात करें यदि हम, तो ये 1600 किलोमीटर बताई गई है, अर्थात आलमगीर से सुतको गैंडोर तक। अब बात आती है उत्तर से दक्षिण तक। उत्तर में यदि हम बात करें, जम्मू कश्मीर एक मादा स्थान होता है, और दक्षिण में आपको पता है कि दायमाबाद स्थान होता है जो कि गोदावरी नदी के किनारे, और उत्तर का स्थान होता है वो चुनाव नदी के किनारे। उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर बताई गई है। ओवरऑल इस बात करें अगर इसका क्षेत्रफल, तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है। लगभग इसको हम 13 लाख भी याद रख सकते हैं। तो इसके विस्तार की, और इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम हम आसानी से समझ चुके हैं। अब बात करें कि इसमें इसको किस किस नाम से जानते थे। जैसे कि इसको आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता, और एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक कांस्ययुगीन सभ्यता ही बोलते हैं, और एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता ही बोलते हैं। इनके पीछे कुछ आपको जानकारी जानना जरूरी है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता बोलने के पीछे रीजन मैंने यही रहा है कि इसका जो अधिकतर साक्ष्य प्राप्त हुए वो सिंधु नदी के आसपास प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आती है हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं। इतिहासकारों में एक मत होता है कि कोई भी सभ्यता या कोई भी साक्ष्य यदि प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जिस स्थल की खोज होती है उस स्थल के नाम पर उस स्थान का नाम रखा जाता है। इसी क्रम में हड़प्पा सबसे पहले इस तरह की खुदाई होती है, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया जाता है। उसके बाद आते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। कांस्ययुगीन, जैसे आपको पता है कि पाषाण युग में सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा थी। इसके अगले क्रम में जो सिंधु निवासी थे उनके द्वारा तांबा और टिन को मिलाकर एक कांसा धातु का निर्माण किया गया। तो इस सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने बात की इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक पिछले अध्याय में चर्चा कर चुका हूँ उसके बारे में, लेकिन आद्य ऐतिहासिक उस काल को कहते हैं जिसके बारे में हमको लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लिपि प्राप्त हुई है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते। अर्थात ऐसी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में भी रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। उसके बाद हम बात करें इसके निवासी। इसके निवासी जो कि राखलदास बनर्जी द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, उसके आधार पर सबसे प्रसिद्ध यही बात कही गई कि इसके निवासी जो द्रविड़ भूमध्य सागरीय निवासी थे। और इसकी लिपि की बात आती है तो यहाँ पर भावचित्रात्मक लिपि देखी गई। और यहाँ पर समाज की बात करें, समाज कैसा था, तो इतिहासकारों के अनुसार उनको एक नर्तकी की मूर्ति कांसे की प्राप्त हुई है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो उसके आधार पर उन्होंने इस समाज को मातृ सत्तात्मक समाज की बात कही है। इसके यदि अगले क्रम में देखें तो यहाँ पर कुछ बंदरगाहें भी देखे हैं, जैसे कि लोथल, सुतको गैंडोर, सुतको गैंडोर तो पश्चिमी स्थान है, सुतकोतदा, क्योंकि ये दोनों नाम सेम है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सुतको गैंडोर पश्चिमी स्थान जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, ये सुतकोतदा और एक लोथल, ये दोनों बंदरगाहें देखे हैं। अर्थात इनका व्यापार आधारित नगरीय सभ्यता थी। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था, जो कि भारत के साथ अन्य देशों जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान से आपको पता है चांदी का निर्यात होता था। तो कर्नाटक से सोना, ये लाजवत मणि, ये सब चीज़ों का आयात निर्यात करते थे। अर्थात एक व्यापारिक नगरीय सुनियोजित सभ्यता थी। इसके बारे में बात हम आसानी से, इसके बहुत सारे फैक्ट हैं, यहाँ से बहुत सारे जानकारी हमको मिलती है। लगभग यहाँ पर आपको पता है कि 1000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। इतनी की जानकारी तो हम नहीं रख सकते, लेकिन कुछ स्थल हैं उनके बारे में हम जानकारी अगले जो वीडियो होगा उसमें करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये सभ्यता के बारे में आपको सारे फैक्ट जो मैंने बताए याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में ये कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। अब बात करें इस सभ्यता के बारे में, तो इस सभ्यता के स्वतंत्रता के बाद स्थल की बात करें कहाँ पर प्राप्त हुए, तो गुजरात हमारा जो राज्य है वहाँ पर इसके सर्वाधिक स्थल हमको प्राप्त होते हैं। और यहाँ की मुख्य फसल की बात करें तो गेहूँ, जौ, और ये मनोरंजन के लिए कुछ जैसे कि पाँव से खेलना, पशुओं को लड़ाना, ये सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। इनके जो घर थे वो ग्रिड विन्यास पद्धति पर आधारित थे, और इनकी सड़कें थीं एक दूसरे को समकोण, अर्थात इस तरीके से समकोण पर 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, काटती थी।
उनकी जल निकासी के लिए आप जानते हैं जानी जाती है पूरे विश्व में, इसकी जल निकासी की बेहतर व्यवस्था थी, जो कि घरों के सहारे जो जल निकलता था उसकी जो नाली के माध्यम से उसको बाहर ले जाया जाता था, और बेहतर एक जल निकासी की व्यवस्था इस समय देखी गई, जो कि आज हमारे वर्तमान समय में भी इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। और इसके अगले वीडियो में और इसके फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे।